अस्सलामुअलैकुम डियर जेंटल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस नीलम टी। आज हमारी क्लास होगी बेसिकली सीएसएस की ओरिएंटेशन क्लास है ये, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी किस तरीके से आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, आपको क्या राइट पाथ क्या होगा, किस तरीके से आपको चूज़ करने चाहिए, क्यों चूज़ करने चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपने अपने माइंड में रखना है वाइल यू आर चूजिंग योर सब्जेक्ट, और कैसे कैसे उसको आपने प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने ओवरव्यू पहले आपको बता दिया है कि सीएसएस बेसिकली सीएसएस पीएमएस एग्जाम हम कहते हैं। सीएसएस क्या आपका सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्जाम है और पीएमएस आपका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम है। सीएसएस मींस आपका ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका सीएसएस होगा। ठीक है, सेंट्रल सुपीरियर। पीएमएस मतलब आपका जो अपने प्रोविंस से आप जब जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक प्रोविंस का जैसे अपना पर्टिकुलर जो है पीएमएस होता है, और जो सीएसएस होता है वो ओवरऑल चारों सूबों का मिलाकर होता है। पर्पज़ क्या होता है इसका, बेसिकली ये होता है रिक्रूट करते हैं, ये सिविल सर्वेंट की जो पोजीशन होती है उसके लिए आपको रिक्रूट करते हैं, हाई करते हैं। ओके, इसके कंपोनेंट्स बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इस आपका एमपीटी होता है जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कहते हैं। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है जिसको रिटन एग्जाम कहते हैं, और जिसमें आपके टोटल 12 जो है वो पेपर्स होते हैं। उन 12 में से जो 6 होते हैं वो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं और 6 होते हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो आप क्लियर करना है। उसके बाद आपका मेडिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल जो है वो इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपकी एलोकेशन की जो लिस्ट होती है वो लगती है। ओके, मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंस क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली चूज़ करने चाहिए। क्यों? एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका जो फाइनल स्कोर होता है, आपकी एलोकेशन आपके का में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करते हैं। कि आपका जो स्कोर है वो 2-3 मार्क्स से भी ऊपर चला जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो। मैनी ऑफ द जो मोस्ट ऑफ द हमारे टॉपर्स हैं बेसिकली, उनकी भी अगर आप देखें तो उनके ऑप्शनल्स में काफ़ी हाई स्कोरिंग है, और सब कंपल्सरी में 2 से 3 या 1-2 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके स्कोर ठीक होंगे, बाकी उनके जो हाई स्कोर उन्होंने किया है वो ऑप्शनल में किए हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले देखना है अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ भी देखनी है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को देख कर आप सब्जेक्ट चूज़ करें। उसके बाद आपने जो अभी ये मैं ओवरव्यू बता रही हूँ जनरली आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसके बाद फिर हम हर सब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलरली जाएंगे कि क्यों चूज़ करना है, इसमें क्या क्या है और कैसे आप कवर करेंगे। उसके बाद हम देखें तो आपका ये सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होगा, आपने ये भी देखना है कि क्या वो ओवरलैप कर रहा है बाकी सब्जेक्ट से या नहीं कर रहा, और किस सब्जेक्ट से कर रहा है और कितने % कर रहा है। ओके, अब क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट और बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड उसमें नहीं है, सपोज़ आपने बायोकेमिस्ट्री में आपका मास्टर्स है, तो आपका क्योंकि ऑप्शन में आपके पास केमिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट फिर भी उस तरह से नहीं है, मतलब एक सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मास्टर्स आपने बेशक किया हो तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप उसी को अपने ऑप्शन में चूज़ करें। आप बाकी सब्जेक्ट्स को पहले देख लें ध्यान से। अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट है अगर तो आपको बहुत अच्छे आते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, अगर तो आपको बायोलॉजी हो गया, कि अगर आप बहुत अच्छे आते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आते इतने अच्छे, मतलब बहुत ही आपके फाइन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर लैग करने से आपके बहुत सारे मार्क्स जो है ना वो कम हो सकते हैं। उसके बाद हम सिलेबस और कंटेंट देखें तो सबसे पहले हमने सिलेबस को और जो कंटेंट है उसकी कंप्लीट कम्प्लेक्सिटी को देखना है, फिर किसके साथ क्या आप पास पेपर्स भी देखें, और सारे सिलेबस की उसकी आपके पास अवेलेबिलिटी, जैसे लास्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि आपके पास बुक्स कौन सी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसके, और आपको पढ़ा कौन रहा है। पढ़ाने वाला बहुत मैटर करता है कि आपको कौन गाइड कर रहा है, क्योंकि हर एक के पास जाके नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि क्योंकि हर एक का तरीका अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी कोचिंग देखनी है, ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा। सिर्फ जो क्या कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन वाली जो हाई फाई आपको दिखा देते हैं उस पर नहीं जाना आपने, आप प्रॉपर क्लासेस लें। अगर तो आपका माइंडसेट ठीक बैठ रहा है कि हाँ ये ठीक है, मुझे अब इस सब्जेक्ट की भी समझ आ रही है और इस टीचर से समझ आ रही है। टीचर से समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता तो आप समझते हैं कि आपने जो है वो सब्जेक्ट सही सेलेक्ट नहीं किया, तो ये गलती हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कोरिंग ट्रेंड। अच्छा, आपने हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंसेज है वो सारी देखनी है, आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस पहले हो चुके हैं इनके पास पेपर्स में, और जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं उनके भी मार्क्स वगैरह आप देखने हैं। और इसके अलावा एग्जामिनर रिपोर्ट आती है एफपीएससी की वेबसाइट पर, उससे भी आपको पता चल जाता है कौन से सब्जेक्ट का ट्रेंड को स्कोरिंग जो ट्रेंड है वो ठीक है और आप क्यों चूज़ करना चाहिए। ओके, उसके बाद ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए। सीएसएस जो एफपीएससी के जो मेन है ना हमारी सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस 2016, उसमें हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो ए सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखें, ये है ए सेक्शन, इसमें आपके पास सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 600 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास आएंगे 7 ग्रुप्स हैं। यस, ये ग्रुप 1 में से आपने 200 मार्क्स का सेलेक्ट करना है, और ग्रुप 2 में से भी आप 200 मार्क्स का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं, बाकी में से आपने 100 ही सेलेक्ट करना है। टोटल आपने 600 मार्क्स ऑप्शनल में से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आपके पास 200 मार्क्स का, अगर तो आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, जिसका भी बैकग्राउंड है, और अगर आपको लगता है आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है उस पर, तब आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। इसी तरह नीचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ये सारे इनमें से भी इसी तरीके से आपने सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ बाकी सब्जेक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किए अपने, जब मैंने CSS PMS दिया था मैंने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और मैंने कैसे प्रिपेयर किया वो आपको मैं आगे बताऊँगी।
उसके बाद ये आपके पास 100 मार्क्स के लिए आ जाते हैं ग्रुप 3 में, फिर 100 मार्क्स का आपका ग्रुप 4, 100 मार्क्स का ग्रुप 5, 100 मार्क्स का ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7। इसमें से भी 100 मार्क्स को ही सेलेक्ट करना है। अब आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से सेलेक्ट किए। ओके, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने मार्क कर दिए। ये सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए थे वाइल आई वाज अपियरिंग इन CSS PMS। नंबर 1 मैंने जो ऑर्डर, मेरा जो MPhil है बेसिकली वो है कंप्यूटर साइंसेज में, बट स्टिल जब आप कंप्लीट सिलेबस देखें ना, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि एट द स्पॉट चेंज हो सकती हैं। आप मार्क्स गेन भी कर सकते हैं और मार्क्स लूज भी कर सकते हैं। तो मैंने जो चूज़ किया था अपना सब्जेक्ट वो पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया था, क्योंकि ये एक क्लोज सब्जेक्ट है, कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं आ रही, ठीक है। एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कन्फाइंड सा सिलेबस है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके सिलेबस को भी देख लेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपको ये 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं आती हूँ आपके जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पर। अब यहाँ पर ना कुछ ग्रुप्स में से डबल सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स PMS में सेलेक्ट किए थे और कुछ CSS में, ठीक है। हर ग्रुप में से आपने जो है वो एक ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ये मैंने CSS में सेलेक्ट किया और USA की हिस्ट्री मैंने PMS में सेलेक्ट की थी। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस जो था वो मैंने दोनों CSS PMS दोनों में मेरा ये सब्जेक्ट सेम कॉमन आ गया था, ये सेलेक्ट किया। और इसी तरह क्रिमिनोलॉजी भी, क्रिमिनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसके बाद मेरा ज्योग्राफी जो था वो मैंने PMS में सेलेक्ट किया था, सोशियोलॉजी जो था वो मैंने CSS में सेलेक्ट किया था। मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि मैंने क्यों सेलेक्ट किया था और क्या पर्पज़ था, मैंने किस तरीके से तैयार किया था और आगे मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करी हूँ और कैसे वो सीख रहे हैं मुझसे। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी। मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगी ताकि आपका इंटरेस्ट बैठे पहले। ओके, सबसे पहले ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ना आपने अगर सेलेक्ट करना है तो सिलेबस देखना है, उसके बाद आपने देखना है उसकी कौन कौन सी रीडिंग्स और वेबसाइट्स हैं। आप मतलब कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करें, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है अदर सब्जेक्ट में या नहीं, और कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में। इसके अलावा आपने 2 काम ये करने हैं कि वेबसाइट विजिट करनी है FPSC की, वहाँ से आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं और आपने साथ ही एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखनी है। अब आते हैं जो सब्जेक्ट में भी डिस्कस कर दी, मोस्ट इंटरेस्टिंग 100 मार्क्स का क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत ही आसानी से 10 से 15 दिन के दरमियान में कवर कर सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट की अच्छी बात यह है कि देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना 4 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 1 है 25 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 है 25 मार्क्स का, सेक्शन 3 है 25 मार्क्स का, सेक्शन 4 है 25 मार्क्स का। अब आप इसके पास्ट पेपर देखें ना तो आपको ना 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 1 में से, 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 2 में से, 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 3 में से और 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन 4 में से। अब आपके पेपर में आपने क्या करना होता है, टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपने ना सेक्शन 1 हाफ मतलब इस सिलेबस को, क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को अगर आपने 50 to 70 60% कह दो अगर प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। आप ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर करने के बाद भी आप आराम से इसमें 50+ मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट की अगर दोबारा मैं अगर सिलेबस देखूँ तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में देखते हैं, बस उनको अल्फाज क्या कहते हैं वर्ड की फॉर्म में लिखना है अब आपने, ठीक है। जैसे क्रिमिनोलॉजी क्राइम से निकला है कि क्राइम क्यों होता है, क्राइम किस वजूहात से होता है, क्या उसके लिए कोई क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं। इसके अलावा अगर लॉज बने हुए हैं तो क्रिमिनल जो है वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या वो लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। अब क्राइम और क्रिमिनल्स में क्या डिफरेंस होता है। कोई होते हैं ना आदि क्रिमिनल होते हैं जिनको आदत होती है चोरी करने की, हैबिचुअल क्रिमिनल जिनको कहते हैं, और कोई होते हैं ओकेजनल क्रिमिनल, मतलब पड़ी थी चीज़ तो उठा ली, वो वाले उस टाइप के। कुछ वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, जैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं वाइट कॉलर क्राइम। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं और कुछ कॉर्पोरेट क्राइम्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो देखें, अगर आपको अभी मैं बता रही हूँ तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने ये वाकई में ये चीज़ें बहुत सारी देखी हुई हैं, तो ईजी है एक तरह से। इसी तरह इसका ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है कि आपने ना आप बताना है कि आपकी थ्योरीज टोटल 2-3 थ्योरीज हैं, इसको अप्लाई करें, वो मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं सिलेबस पूरा कवर करवाऊंगी, आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। उसके अलावा अगर बच्चा कोई 18 ईयर से कम है तो वो अगर कोई क्राइम कर ले तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस जेल में भेजा जाता है, उसके लिए जस्टिस सिस्टम कौन सा होता है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जिसको बोलते हैं वो होता है, वहाँ पर भेजा जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में न्यूज़ में ये चीज़ें देखी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो 18 ईयर से अबव होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनका के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, वहाँ पे पुलिस का क्या रोल होता है, फिर ट्रायल किस तरह चलते हैं। मतलब ये बहुत अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी अगर पुलिस को देखें तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, इन्वेस्टिगेशन में कौन सा मेथड यूज़ करती है, जैसे फॉरेंसिक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक होगी, डेटाबेस होगी, बहुत सारी इस टाइप की हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद उसको मॉडर्न वर्ल्ड में सेक्शन 4 में अगर देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या उसकी रेलेवेंस अगर देखें तो देखें एक तरह से क्राइम में तो टेररिज्म भी क्राइम में आ जाता है, वॉर ऑन टेरर जैसी हुई थी। इसी तरह मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मीडिया का भी बहुत देखो 4th पिलर है ना, तो 4th पिलर में मीडिया भी आ जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, नैब का क्या रोल है, FIA का क्या रोल है, ये किस तरीके से सारा होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आई थिंक आपको आइडिया होगा कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि ये वाकई में कवर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आई गारंटी आपके आराम से इसमें 60+ मार्क्स तो कन्फर्म है। और अगर मैं कह रही हूँ ना 60+, तो अगर आप न्यू है CSS में तो आपको पता होना चाहिए कि CSS में ना 40 से ऊपर मार्क्स आ जाना भी बहुत अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। मेरी जो थी, चलिए मैं जब सब्जेक्ट लाऊंगी तब आपको बाकी डिटेल्स बताती जाऊँगी। अच्छा, अब क्रिमिनोलॉजी
की जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दी है, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको पढ़ना है और कौन सी रीडिंग्स हैं, कौन सी बुक लेनी है, आपने कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा मेरे से पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था। एंड आई गॉट 78 मार्क्स इन क्रिमिनोलॉजी। और इसके बाद हम आते हैं क्रिमिनोलॉजी आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए ये शॉर्ट सिलेबस है, बहुत स्कोर इसका बहुत अच्छा है, करंट अफेयर में आपको हेल्प करेगा। अब देखिए ये रेलेवेंस है, ये ओवरलैप कहाँ कर है, करंट अफेयर में। अब जैसे पीछे वॉर ऑन टेरर हमने देखा ना सिलेबस में, वो आपने पढ़ लिया, नैब का रोल पढ़ लिया, FIA का रोल पढ़ लिया, तो ये सारे क्या टॉपिक्स हैं, ये आपके करंट अफेयर्स के भी टॉपिक हैं। ये आपको वहाँ पर क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल या कोई भी रेफरेंस देना होगा तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा क्रिमिनोलॉजी का, आप इजीली यहाँ पर उसको रिलेट कर सकेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है CSS जब भी तैयार कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो दूसरे सब्जेक्ट्स से ओवरलैप करें, ठीक है। उसके बाद ये सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब मैं कहती हूँ अगर आपने क्रिमिनोलॉजी लिया तो आपने सोशियोलॉजी लाजमी लेनी है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट्स ना मतलब एक तरह से आपकी बहुत ज़्यादा माइंड बिल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्रिमिनोलॉजी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें क्राइम को पर्टिकुलरली वो फोकस कर रहा है। इसके अलावा आपके ऐसे सोशियोलॉजी जो मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें आपको मैं ना करवाने मतलब कुछ टॉपिक्स के बाद मैं आपको एक ऐसे राइटिंग का भी दे दूँगी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखना है, ठीक है। बहुत ईजिली आप वो काम कर लेंगे इसमें। अक्सर क्योंकि स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, डाटा यहीं से आएगा आपके पास से। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये कवर करेंगे, मेरे पास क्रिमिनोलॉजी में आपको 10 to 12 डेज 15 डेज़ मैक्सिमम पहले मैं आपको कवर करवा दूँगी, और फी डिटेल मैंने लिखी है 8000 है। इसके अलावा जो भी बाकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वो सारी आपको मैं एंड पे मेंशन भी कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सोशियोलॉजी पर। सोशियोलॉजी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखें टोटल इसके ना कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है जनरल जो सोशियोलॉजी है उसमें हमारे पास 10 हेडिंग्स हैं। अगर अब यहाँ देखें आप तो सबसे पहले क्या बताया हुआ है, एक सोशियबिलिटी क्या है और मैन कैसे सोशलाइज होना शुरू हुआ था। देखें अक्सर हम कहते हैं ना कि मतलब सोशियोलॉजी को हम ये कहते हैं एक सिस्टमैटिक किस्म की स्टडी है किसकी, सोसाइटी की और सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोसाइटी कैसी होगी, उसमें लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। ये एक इंडिविजुअल को देखो, आप स्टार्ट में इंडिविजुअल बताया हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं, ग्रुप की इंटरेक्शन देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, और उन इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस क्या होता है लोगों के बिहेवियर पर, और सोसाइटी जो है वो ओवर द टाइम कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कल्चर बताया कि कल्चर की पूरी डेफिनेशन, नॉर्म्स क्या है, कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, सेंक्शंस क्या होते हैं, सब कल्चर्स क्या होते हैं कि सारा। उसके बाद सोसाइटी की सोशल इंटरेक्शन है, सोशल कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद सोशल एंड कल्चरल चेंज एंड पॉलिसी आप देख। इसके बाद आपके पास पब्लिक ओपिनियन क्या है, मतलब लीडर्स का ओपिनियन, ये सारे ना आपके सोशल नॉर्म, सोशल कल्चर, ये सारी एक ही पैटर्न पे चला आ रहा है, ठीक है। अब सोशल प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है, अर्बन रूरल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हाई पॉपुलेशन का है। इसके बाद डिवियंस और स्ट्रीट क्राइम है। अब देखेंगे ये आपका ना आधा सिलेबस जा रहा है क्रिमिनोलॉजी में, यहाँ पर क्राइम वाली बात जाएंगे। इसके अलावा पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर अब्यूज़, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप सारे उसमें कर लेंगे, क्रिमिनोलॉजी में कवर कर लेंगे, तो वो यहाँ पर भी आपका हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको सोशल थ्योरीज कुछ पढ़ाई जाएंगी, इमाम दुरहाइम के बारे में, ये ऑथर्स हैं, ठीक है, थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। मैक्स वेबर के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, ये डिफरेंट आप कॉम्टे है, ठीक है। ये सारे इब्न खल्दून है, पाकिस्तान मुस्लिम्स भी हैं और वेस्टर्न भी हैं। अभी ये मुस्लिम और वेस्टर्न फिलोसफर देखें ना, ये वाले फिलोसफर्स अभी आपको, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का अगर आप सिलेबस देखें, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का पेपर 1 चेक कीजिएगा, वहाँ पर पार्ट 1 पे आपके स्टार्ट में वेस्टर्न और मुस्लिम फिलोसफर्स यही है, ठीक है, वहाँ कवर करेंगे, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर बस ये है कि उस थ्योरी को आपने इतने अच्छे तरीके से याद रखना है। उस ये थ्योरी होती है बेसिकली जिसको हम अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करते हैं। थ्योरी अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको जब करवाऊँगी सब्जेक्ट तो फिर आपको बताऊँगी। इसी तरह कार्ल मार्क्स की जो बहुत ही फेमस थ्योरी है कि हिस्ट्री जो है वो सोसाइटी की एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपकी बॉर्जोइस क्लास कैसे सफ़र करती है, आपकी लोअर क्लास कैसे सफ़र करती है बिकॉज ऑफ इलीट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नई सोशियोलॉजी के ऑप्शन सब्जेक्ट। मैंने ये प्रोस कॉन्स लिख दिए हैं और इसका करियर रेलेवेंस क्या है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसका कंसाइज सा सिलेबस है, मतलब, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम आप माइंड में रखें 20 डेज़ में कवर होगा। अभी आप क्योंकि देखिए नया सब्जेक्ट अभी बिल्कुल बिगिनर है ना, तो मैं 20 डेज़ कह रही हूँ, तो आपको इतने दिन लगेंगे। अगर तो आपकी स्टडी रूटीन है कि आप 8 to 12 आवर्स पढ़ते हो, फिर तो आप आराम से, मैंने 14 to 16 डेज जो लिखे हैं उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है एवरेज स्टूडेंट हो फिर भी ये सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि चलो आप 4 to 5 डेज़ और इसमें ऐड कर दो। अच्छा, इसका भी एक है कंसाइज सिलेबस है, गुड स्कोरिंग है, पोटेंशियल है इसमें, ये बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में रिलेट करता है, जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया। क्रिमिनोलॉजी में करता है, करंट अफेयर में करता है, आपके ऐसे में करता है, और इसकी भी फीस डिटेल आपको मेंशन है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री को बोलते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कहते हैं। ये इसका सिलेबस मेंशन है, ये इसकी रीडिंग्स मेंशन है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जो है ये इंतहाई ईजी सब्जेक्ट है, और मैंने क्योंकि हिस्ट्री ऑफ यूएस से पहले सेलेक्ट किया था, देखिए मैंने वो सेलेक्ट कर लिया था, पूरा फुल फ्लेज मैंने कवर कर लिया था।
लेकिन ये हुआ था कि पेपर्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ यूएसए के अनएक्सपेक्टेड पेपर्स होते हैं, कभी वो कहते हैं कि बहुत हाई स्कोरिंग है, आप लें इस सब्जेक्ट को जरूर लें। आपने जब पढ़ लिया ना उसके बाद जो है वो डिटेल में भी चले जाते हैं। देखिए मैंने फिर वो सब्जेक्ट अपना PMS में तो किया, उसके बाद मैंने उसको चेंज किया बिकॉज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना ये ऑलरेडी, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो ये आपकी ऑलरेडी कवर्ड होती है एक तरह से, आपको गाइड तरीके से नहीं किया जाता। जैसे कि यही जो सिलेबस है, आपने कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका मेजर चंक वहाँ से आपको, मतलब आप कह दो 28% 30% कर लो, वहाँ पर कवर हो जाएगा। इसी तरह 20% आपका जो है वो 20 भी नहीं बल्कि कह रहे हैं 30 to 40% आपका जो पाकिस्तान पॉलिटिकल साइंस है उसके पार्ट 2 में कवर हो जाएगा। ये सिलेबस आप टोटल 40% रिमेनिंग रह जाएगा जो आपने यहाँ से पढ़ना है, बल्कि वो भी नहीं रहेगा। अगर आप वो दोनों पेपर भी आपके अच्छे तैयार होंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अभी देखिए इसका सिलेबस, सबसे पहले तो देखिए मुस्लिम रूल एंड हेरिटेज, ठीक है, इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 712 से 1857 तक है, उसके बाद 1857 से 47 तक की हिस्ट्री है, उसके बाद 47 to डेट तक की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से डिवाइड हुआ है, ब्रिटिश रूल कैसे हुआ, मुगल एम्पायर के बारे में, उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरीके से वर्क किए, मुस्लिम जितने भी लीडर्स थे ना उनके नाम, उनकी कैसे स्ट्रगल हुई, कि शाह वलीउल्लाह थे, सैयद अहमद खान थे, इसके अलावा आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, सिमिलर रेपुटेशन थी, जितनी मूवमेंट्स हुई हैं उनके नाम है। फिर उसके बाद उनके बारे में थोड़ा सामने करना है। ये अभी पाकिस्तान अफेयर का आप कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेबस उठा के अभी देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट्स देखें तो ये आपकी सारी मूवमेंट्स मेंशन हुई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अब जो है ना टू डेट, ये अब देखिए कायद-ए-आज़म जब गवर्नर जनरल थे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस क्या हुआ, ये सारा आपने पाकिस्तान अफेयर में करना ही होता है, तो ये वो वाला पार्ट है। उसके बाद मिलिट्री कैसे इन्वॉल्व थी, ये तीनों आपके जो रेजीम्स थी मिलिट्री एरा के, वो है मेंशन है। उसके बाद आपका ये देखिए एक तरह से अगर आपने पहले थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट हो न्यूज़ में और इन चीज़ों में, तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मतलब अगर आपने मैट्रिक एफएससी पढ़ी भी हुई है ना, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडी जिसको हम कहते थे, मुताला पाकिस्तान, उसमें ऑलरेडी चीज़ें कवर हुई हुई हैं। उसके बाद ये आपके पास सजेस्टेड रेटिंग्स है, अगर मुझसे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। अच्छा, ये मैंने इनकी कुछ मेंशन कर दिया कि हाई स्कोरिंग है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर पार्ट 2 में, ऐसे में पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में बहुत आपको हेल्प करेगी। 20 to 22 डेज इसलिए लिखे हैं मैंने कि अगर अभी आपने पाकिस्तान अफेयर या पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 नहीं तैयार किया तो तब आपको इसमें इतने दिन लग सकते हैं। जब आपने ये तैयार कर लिया तो आप आई कैन एश्योर यू कि आपका जो है ना पाकिस्तान अफेयर और पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस का है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और आप मतलब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये है इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस। इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस आपका 30% जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो आपका क्या नाम है जनरल, वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, उससे 30% मैच करता है। पूरा एक हेडिंग है इन्वायरमेंटल साइंस की और उसमें आपका सारा वो सिलेबस आ रहा है, ठीक है, वो 30% वहाँ से। अब आपको इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 70% करना है। इसके अलावा ये एसए में बहुत हेल्प करता है, करंट अफेयर में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर देख लें इन्वायरमेंटल गवर्नेंस लिखा बनाइए, ये आपको करंट अफेयर में देखने आगे कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट पास हुए हैं, EPA क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से डील करें, पोल्यूशन को किस तरीके से डील करें। अगर आप तो साइंस स्टूडेंट है ना, आपके लिए ये बिल्कुल क्या कहते हैं हलवा होना चाहिए, बहुत ईजी है। इसके अलावा ग्लोबल इनिशिएटिव मतलब CBD जो साइट्स हैं, या यूनिसेफ है, UNFCCC है, कौन किसी कन्वेंशन पास हुई है, जैसे आप देखते भी होंगे कि इन्वायरमेंट आजकल ये हो गया, जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी, ये देखिए लास्ट में इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ISO, OSHA, ये सारे जो भी आप अपनी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये OSHA जो है बेसिकली ये है, आप जब भी कोई आप क्या कहते हैं अपनी कोई भी फैक्ट्री ओपन कर रहे हो तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो आपको बता दें कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, कैसे आप उसको टैकल करेंगे। अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, OSHA से पास हो जाते हैं, या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो उसकी चीज़ की परमिशन होती है। तो ये देखें लास्ट 3 जो है ना, ये तो आपके टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा ये आपका क्लाइमेट चेंज, ये भी करंट अफेयर में, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ गया। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की सारी डेफिनेशन बताई हैं, जो 3 पार्ट है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इशू जो हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, पॉवर्टी, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक, कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, किस तरीके से आबादी बढ़ती है, किस तरीके से अर्बनाइजेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों अर्बनाइजेशन होती है। बहुत बेसिक और बहुत ईजी सिलेबस है इसका। अगर तो आपका एफएससी या मैट्रिक, आपने अगर साइंस मैट्रिक भी साइंस में की हुई है, आप आराम से इसको चूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग है, बहुत अच्छा आप इसको प्रिपेयर करें। करंट अफेयर में, जनरल साइंस में तो आपको बता दिया मैंने, ऐसे में बहुत हेल्प करता है। और 18 से 20 दिन में आपका जो है मैंने आपको फ़ी का प्रोसेस बता दिया। 4 सब्जेक्ट्स जो हैं ऑप्शनल इसके मैं खुद करवा रही हूँ, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंडो पाक हिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस। और इसकी फ़ीस रिड्यूस किस तरीके से होगी, अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो चारों का टोटल आपको 34,000 मिल बनता है। तो अगर आप चारों मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी फ़ीस ये रिड्यूस हो जाएगी 6,000, इसमें से रिड्यूस करके 28,000 हो जाएगा। और अगर आप 3 सब्जेक्ट 8,000 वाले पढ़ रहे हैं मुझसे तो ये फिर रिड्यूस होके 21 हो जाएगा। और इसी तरह बीच में एक 10 वाला इंक्लूड है तो फिर आपका 23 हो जाएगा। और अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, 1 विद 8 के एंड 1 विद 10 के, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 16 रिड्यूस करके, और 8 और 8 में आपका टोटल 14 हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बेस्ट ऑफ लक। और जिसने भी कांटेक्ट करना है सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ने हैं मिस नीलम से, तो आपने इस ईमेल एड्रेस पे अपनी एक ईमेल सेंड कर देनी है, तो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दें, विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर टाइम।